गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीली। हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 अपलोड किया था। आज हम उसकी कंटिन्यूशन में पार्ट 2 अपलोड करने जा रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या प्रोविजंस थी रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो दो प्रोविजंस है एब्सोल्यूट और स्पेशल मेजॉरिटी के, उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट किस तरह से की जाती है इन आर्टिकल 368। अब आर्टिकल 368 जो है वो कहता है कि जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वो एक बिल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस की जाएगी और इसके लिए ये जो बिल है ये किसी भी हाउस में, ईदर हाउस, चाहे तो वो राज्यसभा है चाहे तो वो लोकसभा है, दोनों में से किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है बिल। और इस बिल को जो पास करना है वो हर हाउस अलग अलग तरह से, मतलब कि दोनों हाउसेस पास करेंगे उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी से। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हम आपको बता चुके हैं क्या होती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। उस हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजॉरिटी को हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलते हैं। और स्पेशल मेजॉरिटी होती है आपकी मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मीन्स प्रेजेंट भी होने चाहिए और वोट भी कर रहे होने चाहिए, उसका 2/3। और अगर ऐसा कोई बिल किसी फेडरल प्रोविजन को ऑल्टर करने की बात करता है तो लोकसभा और राज्यसभा में तो उसको पास करवाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ में उसको स्टेट असेंबलीज की हाँ भी चाहिए। दे नीड द एसेंट ऑफ द स्टेट असेंबलीज। ओके, और स्टेट असेंबलीज उस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगी। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा वहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर्स के केस में वो सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास करेंगी, और वो भी एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। सारी स्टेट्स को पास करने की ज़रूरत नहीं है। जब हाफ ऑफ द स्टेट्स ने उस बिल को पास कर दिया तो समझ लीजिए काम हो गया। आगे देखते हैं अब सिंपल मेजॉरिटी की जो प्रोविज़न है उससे हम कौन कौन से बिल्स को अमेंड कर सकते हैं, और ये आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। पहली प्रोविज़न है जो नई स्टेट्स होती हैं उनकी एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट। दूसरा है नई स्टेट्स को फॉर्म करना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, वो भी किस तरह से, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपको पता है स्टेट में दो हाउसेज होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अगर उसको अबॉलिश करना है या क्रिएट करना है किसी भी स्टेट में तो भी सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। अगर सेकंड शेड्यूल में कोई चेंज लाना है, सेकंड शेड्यूल में क्या होता है, एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस किस किस की, प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर्स की, जजेस एट्सेट्रा, और भी लोग आते हैं इसके अंदर। अगर सेकेंड शेड्यूल में चेंज लाना है तो भी सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। अगर कोरम डिसाइड करना है पार्लियामेंट में 10% होगा, 15% होगा, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। अब कोरम क्या होता है, कोरम होता है जो मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए लोकसभा में किसी भी प्रोसीडिंग को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, उसे हम कोरम बोलते हैं। अब जो एमपीज़ है उनकी सैलरीज और अलाउंसेस को अगर डिसाइड करना है तो उसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अगर पार्लियामेंट में रूल्स ऑफ प्रोसीजर को डिफाइन करना है तो उसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस, उसके मेंबर्स और उसके कमेटीज़ की प्रिविलेजेस, ये डिसाइड करने के लिए भी सिंपल मेजॉरिटी इज़ इनफ। इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होगा या नहीं होगा पार्लियामेंट में, उसको डिसाइड करने के लिए भी सिंपल मेजॉरिटी। कितने जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा जुरिस्डिक्शन देनी है, उसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी। ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए, उसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी। कुछ सिटीज़नशिप की प्रोविजंस, जैसे किस तरह से सिटीज़नशिप को एक्वायर किया जाता है, उसको किस तरह से टर्मिनेट किया जाएगा, उसके लिए भी हमें सिंपल मेजॉरिटी की ही ज़रूरत होती है। अब इलेक्शन की कुछ प्रोविजंस होती हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के रिलेटेड, उसके लिए भी हमें सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की जो डिलिमिटेशन होती है उसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। यूनियन टेरिटरीज़ के रिलेटेड कोई रूल बनाना है उसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अगर 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में कोई चेंज करना है उसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अब ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल होते क्या हैं, 5th शेड्यूल बोलता है कि जो शेड्यूल एरियाज़ हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज़ इंक्लूडेड इन 5th शेड्यूल, और जो ट्राइबल एरियाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेसिफिकली ट्राइबल एरियाज़, दैट इज़ इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल।
अभी तक हमने डिस्कस किया कि सिंपल मेजॉरिटी से कौन कौन सी चीज़ें अमेंड की जाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी से कौन कौन सी चीज़ें हम अमेंड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ योर फंडामेंटल राइट्स, नंबर 2 इज़ योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज DPSPs, और तीसरी में आती हैं वो सारी प्रोविजंस जो ना तो नंबर 1 में कवर्ड है ना नंबर 3 में। नंबर 1 नंबर 3 यहाँ पे ये 1 और 2 वाला नहीं है। नंबर 1 में है जो हमने सिंपल मेजॉरिटी से पीछे प्रोविजंस डिस्कस की जो उसके अंदर नहीं आती हैं, और नंबर 3 जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें रेटिफिकेशन भी चाहिए कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट्स की, उसके अंदर जो प्रोविजंस नहीं आती हैं वो सारी प्रोविजंस स्पेशल मेजॉरिटी के अंडर आती हैं। तो आगे चलते हैं। दिस इज द नंबर 3 जो हमने पीछे अभी देखा, राइट। बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी, एंड एट द सेम टाइम रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ओके, जो आधी स्टेट्स हैं उनके लेजिस्लेचर अगर उसको रेटिफाई कर देते हैं दैट इज डीम्ड टू बी पास्ड। कौन कौन सी प्रोविजंस हम इस तरह से अमेंड कर सकते हैं? योर फर्स्ट इज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। अगर ये हमने कुछ इसमें चेंज लाना है तो पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए और हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स की हाँ भी चाहिए। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कितना उसका दायरा होगा ये डिसाइड करने के लिए भी ये प्रोविज़न लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिलेटेड अगर कोई प्रोविज़न बनानी है इसके लिए भी। लेजिस्लेटिव पावर्स जो यूनियन और स्टेट की होती हैं उनके बीच में उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी इसी तरह की प्रोविजंस का यूज़ किया जाता है। सेवंथ शेड्यूल में आपको पता होगा आपकी कॉन्करेंट लिस्ट आती है, उसमें अगर कोई चेंज लाना है उसके लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट की और रेटिफिकेशन ऑफ हाफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में किस तरह से होगी उसमें कोई चेंज लाना है तो भी सेम प्रोविजन। और फाइनली पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड, पार्लियामेंट की ताकत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की और उसका प्रोसीजर डिसाइड करने की, यानी कि आर्टिकल 368 को इटसेल्फ अगर अमेंड करना है उसके लिए भी हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट की और रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ओके, सो दिस वाज इट। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या है अमेंडमेंट प्रोसीजर का। अभी तक हमने देख लिया अमेंडमेंट्स किस तरह से की जाएंगी, अब क्रिटिसाइज करते हैं इसको कि क्या इसमें कमियां हैं क्या इसमें खामियां हैं। पहला क्रिटिसिज्म, नो प्रोविजन ऑफ स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जो यूएसए में एग्जिस्ट करती है। यूएसए में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो देयर इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पावर जो है वो ज़्यादातर पार्लियामेंट के पास है और कुछ ही केसेस में स्टेट लेजिस्लेचर्स की रजामंदी ली जाती है और उसमें भी उनका एक बहुत ही छोटा सा रोल रहता है। अब इनिशिएट करना हो अगर अमेंडमेंट को तो वो पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। जैसा कि यूएसए में होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है वो भी अमेंडमेंट को इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी अमेंडमेंट को इनिशिएट नहीं कर सकता है सिवाय एक केस में। वो केस क्या है? अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना है या क्रिएट करना है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट इनिशिएट कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में, लेकिन यहाँ भी अपर हैंड पार्लियामेंट के पास ही है। पार्लियामेंट जो है इसको अप्रूव भी कर सकता है, पार्लियामेंट इसको डिसअप्रूव भी कर सकता है ऐसे रेजोल्यूशन को। तो ये कुछ खामियां हैं। आगे देखते हैं जो मेजर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट अपनी तरफ से ही अमेंड करता है और कुछ ही केसेस में, ओनली इन फ्यू केसेस इट नीड्स रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन कुछ केसेस में ही चाहिए होती है। Constitution does not prescribe the time frame within which state legislature should ratify. Constitution कोई टाइम फ्रेम नहीं बताता है कि इस टाइम में स्टेट लेजिस्लेचर को ये रेटिफाई करना है या रिजेक्ट करना है इस अमेंडमेंट को। साथ ही साथ में ये इस इशू पे भी साइलेंट रहता है कि एक बार अगर स्टेट्स अपनी हाँ किसी अमेंडमेंट को दे देती हैं तो क्या अपनी हाँ को, अपने अप्रूवल को वापस ले सकती हैं बाद में। नेक्स्ट खामी ये है कि कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है दोनों हाउसेस की। अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी बिल के रिलेटेड तो बिल को आप ख़त्म समझिए, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो किसी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बराबर ही है, मतलब कि एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस था उसके बराबर ही एक अमेंडमेंट का प्रोसेस है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का।
सो ये सारी खामियां थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो हमने डिस्कस की अभी, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। इसके साथ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होता है। नई वीडियो लेकर आएंगे हम एक नए चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।